सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे तथा अपना व अपने परिवार का ध्यान इस महामारी के समय रख रहे होंगे। आप सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, आसपास के लोगों को समझाएं व इस महामारी के समय समाज में जो भी अपना योगदान बनता है वो करें। बच्चों, कल हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथानक के आधार पर जो विश्लेषण है वो कर रहे थे। ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा की हमने कथानक के आधार पर, कथा वस्तु के आधार पर, तात्विक समीक्षा, तो जिसमें हम 3 पॉइंट कल कर चुके हैं। पहला था कथा वस्तु। 6 तत्व होते हैं किसी भी नाटक में। जब उसकी समीक्षा की जाती है तो 6 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। पहला था कथा वस्तु यानी कथानक। दूसरा पात्र व चरित्र चित्रण, पात्रों का चरित्र चित्रण, तथा तीसरी प्रमुख विशेषता थी संवाद। कल हमने 3 विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और आज हम तात्विक समीक्षा करते हुए इसका चौथा तत्व जो प्रमुख तत्व माना जाता है देश काल व वातावरण, उसका अध्ययन करेंगे। नाटक मंचन के लिए लिखे जाते हैं। मंचन का मतलब मंच पर प्रदर्शित करने के लिए, तथा इसमें देश काल व वातावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। देश काल का मतलब क्या है? जिस समय से, जिस देश से, जिस समय से, जिस काल से वो घटना संबंधित होती है तो वैसा ही वातावरण, वैसा ही मंच, वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। ये सब होता है देश काल। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा का आधार है गुप्त वंश, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक में जिस समय की कथा को लिया गया है वो गुप्त वंश से संबंधित है। इसमें समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा बनने तक के काल को दर्शाया गया है। यह समय सीमा लगभग 375 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच की मानी जा सकती है। प्रस्तुत नाटक में जयशंकर प्रसाद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसकी कथा के माध्यम से गुप्त वंश की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक स्थिति को पाठकों के समक्ष उसी रूप में प्रस्तुत किया जा सके जिस रूप में कभी वह हुआ करते थे, क्योंकि तभी हम देश काल व वातावरण के आधार पर नाटक को मौलिक मान सकते हैं। तभी वह नाटक सफल हो सकता है। जिस समय का वर्णन किया जा रहा है उस समय की परिस्थितियों को हूबहू वर्णन किया जा सके जिस रूप में हुआ करती थी। लेकिन इसके साथ साथ प्रसाद जी ने अपनी कल्पना के माध्यम से कुछ आदर्शों की सृष्टि भी की है, क्योंकि लेखक, कलाकार भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। वह समाज का यथार्थवादी वर्णन करने के साथ साथ जो आदर्शवादी वर्णन भी करते हैं, क्योंकि यथार्थ का अर्थ होता है जो जैसा है उसका उसी रूप में वर्णन करना, यानी समाज में जैसा वातावरण है, जैसा माहौल है, जैसा लोगों की जीवन शैली है, जैसा उनका रहन सहन है, उसका वर्णन करना क्या होता है? यथार्थ। उसके साथ साथ दायित्व होता है लेखक का कि वो आदर्श का स्वरूप उनके सामने प्रस्तुत करे। आदर्श का मतलब होता है कि कैसा हो, हम कैसा समाज चाहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार समाज का जो स्वरूप हो उसको व्यक्त करना, उसको बतलाना हर लेखक व हर नायक का कर्तव्य होता है। तो लेखक ने यानी जयशंकर प्रसाद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस कथा के माध्यम से गुप्त वंश की परिस्थितियों का हूबहू चित्रण किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो उस समय की समस्याएं हैं, उस समय जो कठिनाइयां आई हैं, तो उनका निवारण करते हुए समाज के आदर्श स्वरूप की कल्पना उन्होंने की है। जैसे कथा के अंत में धर्मगुरु स्वयं रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के तलाक की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनका विवाह राक्षसी विवाह माना जाता है, जिससे दोनों का जीवन संतुष्ट नहीं है। न रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को पा सकता है और न ध्रुव स्वामिनी कभी रामगुप्त को अपने पति रूप में स्वीकार कर सकती है। इसलिए उनके जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए क्या अच्छा होगा कि वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। यही आदर्श कहलाता है।
यानी उनके जीवन के जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए उनका अलग होना आवश्यक है और यही समाज कल्याण के लिए आदर्श है। तो ध्रुव स्वामिनी के तलाक की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि मैं स्पष्ट करता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। तो ये जो होता है देश काल होता है। देश काल और वातावरण नाटक के जो प्रमुख तत्व माने जाते हैं, जिनके प्रयोग से रचना में विश्वसनीयता आती है, मौलिकता का गुणों का समावेश होता है। जयशंकर प्रसाद ने ऐसे ही ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है जो देश काल व वातावरण का यथार्थ वर्णन कर सके, यथार्थ झलक सर्वत्र दिखलाई पड़े। और इस प्रस्तुत नाटक में जिस साम्राज्य का, जिस वंश का वर्णन किया गया है, उसी वंश के अनुसार उन्होंने मंच स्थापना करने का भरपूर प्रयास किया है। गुप्त साम्राज्य की कुलवधु ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के संदेह के कारण कैदियों जैसा जीवन व्यतीत करती है। उसके मन की भावना जानने हेतु विशेष दासियों और खड्ग धारणियों का नियुक्त किया गया है और रामगुप्त बाह्य आक्रमणों की अपेक्षा आंतरिक षड्यंत्रों से अधिक भयभीत है, क्योंकि उस समय उसकी जैसी राज व्यवस्था थी, जैसी उसकी शासन व्यवस्था थी, उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो नाटक के अंत में पुरोहित भी अपने कर्मशास्त्र के अनुसार ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति की कामना करता है। इसे स्पष्ट होता है कि उस समय विवाह को धर्म पर आधारित माना जाता था, यानी उस समय की वास्तविक स्थिति थी, उस समय विवाह को धर्म पर आधारित माना जाता था। धर्मशास्त्रों में विवाह विच्छेद का प्रावधान भी था, यानी उस समय नियम था कि धर्मशास्त्र के आधार पर विवाह विच्छेद हो सकते थे। इस संबंध में धार्मिक ग्रंथों की व्यवस्था भी मान्य थी। नाटक में तत्कालीन वातावरण की सृष्टि हेतु गुप्तकालीन शब्दावली, वेशभूषा, व्यक्तियों के नाम, अस्त्र शस्त्र, व्यवहार, रीति रिवाज, खान पान आदि का वर्णन किया गया। इससे तत्कालीन वातावरण सजीव हो उठा है। इससे उस समय के वातावरण की वास्तविक स्थितियों का वर्णन किया गया है। इस नाटक में रामगुप्त की विलासिता, स्वार्थपरता, चंद्रगुप्त की वीरता, पराक्रम, ध्रुव स्वामिनी और कोमा जैसी काल्पनिक पात्रों की भी सृष्टि की गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय के वातावरण को, देश काल को दिखलाने में यह नाटक जो पूर्णतः समर्थ है। नाटक का अगला प्रमुख तत्व होता है अभिनेता, अभिनय करना। किसी भी नाट्य कृति की सफलता के लिए परम आवश्यक है कि उसमें अभिनेता का गुण हो। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है, यानी यह 1933 में रचित अंतिम नाट्य कृति है। ध्रुव स्वामिनी में उन्होंने नाट्य कला को अपने चरम विकास पर पहुंचा दिया है। इसलिए ध्रुव स्वामिनी नाटक, अभिनेता और रंगमंच की दृष्टि से एक प्रौढ़ कृति है। प्रौढ़ का मतलब जो अच्छे से सुगठित है, सोच समझकर जिसकी रचना की गई है, जिसकी व्यवस्था की गई है और जिसको बड़े ही सुगठित ढंग से जिस रचना को आकार दिया गया है वो है। नाटक 3 अंकों में विभक्त है, बांटा गया है और प्रत्येक अंक में एक ही दृश्य है। सारा घटनाक्रम बहुत थोड़ी अवधि में पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक दृश्य के आरंभ में और उन सभी स्थानों पर जहाँ दृश्य के बीच में नवीन पात्रों के प्रवेश के कारण वस्तु स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ सूचनाओं द्वारा परिचय दिया गया है ताकि भ्रम की कोई स्थिति उत्पन्न न हो। रंगमंच के लिए आवश्यक सभी संकेतों का सृजन किया गया है, निर्माण किया गया है, यानी रंगमंच पर दिखाने के लिए जो आवश्यक सभी संकेत है उनका वर्णन किया गया है। दृश्य छोटे छोटे हैं और मंचन में सरल है, मंच पर दिखाने योग्य हैं। यह सरलता देश काल के ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देती। लेखक ने रंग, सज्जा और क्रिया व्यापार के आवश्यक संकेत भी ध्रुव स्वामिनी में यथा संकेत दिए। इन संकेतों से पात्रों की मानसिक स्थिति, मुख मुद्रा और आंगिक अंगों द्वारा की गई क्रियाएं, आंगिक चेष्टाओं का स्पष्टीकरण हो जाता है। गीत योजना जयशंकर प्रसाद के नाटकों का एक नया वैशिष्ट्य है, यानी गीतों की योजना। इसमें 3 गीतों का वर्णन किया गया है।
यह गीत पात्रों की मनस्थिति और अंतर्द्वंद्व, मन में चलने वाले द्वंद्व, विचारों की उलझन आदि को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख संकलन है। नाटक का अन्य प्रमुख एक तत्व होता है संकलनतर्य। संकलनतर्य भी नाटक को सजीवता प्रदान करते हैं। नाटक के स्थान, समय और कार्य तीन हो गए। संकलनतर्य तीन चीज़ों का संकलन, किस किस का? नाटक का स्थान क्या है, नाटक का समय क्या है और कार्य क्या है, उन तीनों का समन्वय मिलकर क्या कहलाता है? संकलनतर्य। तो इस नाटक में इनका पूर्णतः निर्वाह किया गया है। सभी घटनाएं सकराज के दुर्ग अथवा गुप्त सम्राट के शिविर में ही घटित होती है। संपूर्ण कार्य एक दिन रात से अधिक का प्रतीत नहीं होता। संपूर्ण नाटक में कार्य की एकता बनी रहती है। ध्रुव स्वामिनी की रामगुप्त से मुक्ति प्राप्ति तथा चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना नाटक के प्रमुख कार्य है। संपूर्ण घटना इन्हीं के चारों ओर घूमती है। संकलनतर्य की योजना भी नाटक को जीवंत बनाती है। संवाद संक्षिप्त हैं, सजीव हैं, जो किसी भी नाटक के मंचन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार अभिनेता की दृष्टि से, संकलनतर्य की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक कहा जा सकता है। नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है भाषा शैली। भाषा शैली ध्रुव स्वामिनी नाटक में संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली ध्रुव स्वामिनी नाटक में संस्कृतनिष्ठ, संस्कृत संपन्न साहित्यिक भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। इस नाटक में भाषा की प्रसंग अनुकूलता दर्शनीय है। प्रसंग के अनुसार जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है वैसी ही भाषा का प्रयोग करना क्या कहलाता है? प्रसंगानुकूल। भाषा में ओज एवं माधुर्य गुण सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। ओज यानी वीरता की भावना, क्योंकि चंद्रगुप्त सकराज का सामना करने के लिए तैयार रहता है। ओज एवं माधुर्य गुण सर्वत्र दिखलाई पड़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी के संवादों में प्रयुक्त भाषा ओज गुण संपन्न है। इसी प्रकार कोमा के कथनों में माधुर्य गुण देखा जा सकता है। कोमा जो सकराज से प्रेम करती है, उसके प्रति उसके मन में जो प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव है, उसको दर्शाया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने गीतों की योजना भी की है। इस नाटक में कुल जो 4 गीत दिखाए गए हैं, प्रथम अंक में 2 गीत हैं। ये दोनों गीत मंदाकिनी गाती है। यह कसक अरे आंसू सहजा, इस गीत के माध्यम से नाटककार ने उसके मन की कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। दूसरा गीत पैरों के नीचे जलधर हो, सकराज दुर्ग की ओर प्रस्थान करने वाले सामंत कुमारों द्वारा गाया गया है, जो उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं। द्वितीय अंक में कोमा द्वारा भी एक गीत गाया जाता है। इसी अंक में नृत्य करने वाली स्त्रियों द्वारा चौथा गीत गाया जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में सरल, सहज, स्वाभाविक और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा पात्रों की मनोवृत्ति, उनके भाव, विचारों और कार्य व्यापारों के सर्वथा अनुकूल है, कार्य के अनुसार है। छोटे छोटे वाक्यों, शब्द शक्ति, गुण, अलंकार आदि के प्रयोग से नाटक की शैली आदि से अंत तक रोचक एवं रमणीय बन पड़ी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो प्रमुख तत्व है, अंतिम तत्व है उद्देश्य। कोई भी साहित्यकार रचना लिखने के पीछे उनका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। सभी साहित्यिक रचनाओं का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रसाद जी के नाटक एक विशिष्ट उद्देश्य से युक्त होते हैं, एक विशेष उद्देश्य का निर्माण करते हैं। अपनी रचनाओं के उद्देश्य के संबंध में प्रसाद जी स्वयं कहते हैं, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यानी इस नाटक की रचना करने से पहले, इस नाटक को लिखने से पहले ही जयशंकर प्रसाद ने अपने उद्देश्य के बारे में बताया था कि मेरी इच्छा हमारे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के
अप्रकाशित जिनका कहीं जिक्र नहीं हुआ है, ऐसे अंशों में से कुछ ऐसी घटनाओं को उठाने का है जो लोगों का मार्गदर्शन कर सके, लोगों का जीवन दर्शन बन सके, लोगों को हमारे अतीत के गौरवमय इतिहास का दर्शन करा सके, जिससे हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ योगदान मिल सके। इसी आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख उद्देश्य इतिहास के उन प्रसंगों पर प्रकाश डालना है जिन पर प्राय इतिहासकार मौन रहते हैं। लेखक ने एक ओर तो रामगुप्त जैसे विलासी, कायर एवं कपटी व्यक्ति के स्थान पर चंद्रगुप्त जैसे वीर, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, उदार और त्यागमय राष्ट्र नायक की कामना की है, जो राष्ट्र को विदेशी आक्रमणों से रक्षा कर सकता है तथा राष्ट्र में आंतरिक शांति स्थापित करके उसे समृद्धशाली बना सकता है। और दूसरी ओर नारी के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की समस्या की ओर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यानी इस नाटक के माध्यम से लेखक ने एक तो अयोग्य राजा के स्थान पर एक योग्य वीर राजकुमार के जीवन का वर्णन किया है, जो अपने राष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए, अपने कुल की मर्यादा के लिए, अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। और दूसरी ओर नारी के अधिकारों और उसकी समस्याओं को, उसकी स्वतंत्रता की समस्याओं को एक अलग ही दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार लेखक ने दो समस्याओं को एक साथ उठाया है, एक तो राजा के अधिकारों का वर्णन और हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, जो प्रजा अपने साथ साथ प्रजा के सुख साधनों की भी रक्षा कर सके, प्रजा की रक्षा कर सके। और दूसरी ओर एक नारी जिसे अबला माना जाता है, उसके अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता की समस्याओं को एक अलग ही रूप में प्रस्तुत किया है। नाटक में ध्रुव स्वामिनी नारी का प्रतिनिधि बनकर आई है। उसकी समस्या समस्त आधुनिक नारी जगत की समस्या है, क्योंकि जिस समस्या का जिक्र प्रसाद जी ने इस नाटक में किया है वो समस्याएं हमारे आज के युग में भी व्याप्त हैं। यानी आज भी हमारे समाज में वो समस्याएं सर्वत्र हैं। अपने अन्य नाटकों के समान प्रसाद जी ने अपने प्रस्तुत नाटक में भी ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से वर्तमान की समस्या को उद्घाटित किया है। यही नाटक की प्रासंगिकता है, यानी प्राचीन समस्याओं के माध्यम से, प्राचीन रचनाओं के माध्यम से आज की जो आधुनिक समस्याएं हैं, आज जिन समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है, उन समस्याओं का यथावत वर्णन करना और उस समय की समस्याओं को आज की समस्याओं से जोड़ना तथा लोगों के लिए मार्गदर्शन बनना ही एक उस नाटक की प्रासंगिकता कही जा सकती है। ध्रुव स्वामिनी में नाटककार ने छल कपट, विलासिता, कायरता, हिंसा, नारी के प्रति अत्याचार आदि कुरीतियों के स्थान पर निश्चलता, उदारता, वीरता, साहस, त्याग तथा नारी के प्रति सम्मान की भावना आदि सद्वृत्तियों को जगाने का सफल प्रयास किया है। यानी इन वृत्तियों को अपनाकर ही जो लेखक अपने जीवन में ऐसी रचनाओं का निर्माण कर सकता है जो हमारे समाज के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। ध्रुव स्वामिनी के साथ जो अत्याचार किए जाते हैं उसके बावजूद चंद्रगुप्त पाठकों की सहानुभूति को प्राप्त कर जाते हैं। शायद यही प्रसाद जी का एक उद्देश्य रहा है, क्योंकि इतिहास इस तथ्य को बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने रामगुप्त का वध करके उसकी पत्नी को अपनाया, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए कारणों की व्याख्या नहीं करते, असलियत नहीं बताते कि रामगुप्त ने कैसे छल कपट से राज्य हथिया लिया था और किस प्रकार चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता को भी अपनी पत्नी बना लिया था। प्रसाद जी स्वयं स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्र का कुशलतापूर्वक संचालन रामगुप्त जैसे कायर नहीं बल्कि चंद्रगुप्त जैसे सबल शासक ही कर सकते हैं। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कायर नहीं बल्कि एक वीर राजा का होना आवश्यक है। रामगुप्त कायर है, मद्यप है, विलासी है और ऐसी प्रवृत्तियां एक राजा को शोभा नहीं देती।
यदि राजा ही कायर है तो वह अपनी प्रजा की देखभाल कैसे कर सकता है। इसलिए चंद्रगुप्त जैसे सबल शासक की जरूरत है और उसकी स्थापना करके उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया। इसके अतिरिक्त ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नारी की समस्याओं का चित्रण किया है, जिसमें भारतीय समाज प्राचीन काल से लेकर आज तक जूझता रहा है। नारी को अपनी भोग विलास की वस्तु समझना, अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करना, उसकी हृदय की भावनाओं को कुचलना, उसे विभिन्न बंधनों में बांधना, यहाँ तक कि शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए भी उसकी इच्छाओं को अनदेखा करना आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस नाटक में उठाई गई। यानी एक नारी जिसको समाज सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझता है, कोई उसके प्रेम को समझ नहीं पाता, कोई उसके हृदय की भावनाओं को नहीं समझता और शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए भी उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है और जिसे वह अपने पूरे जीवन अपनी उस ज़बरदस्ती के कारण मजबूरी में उस संबंध को ढोती है और अपने वंश व कुल की मर्यादा के लिए उसको सहर्ष स्वीकार कर लेती है। प्रस्तुत नाटक के अंत में जयशंकर प्रसाद जी कल्पना करते हैं कि इस समस्या का निराकरण करते हैं। चंद्रगुप्त का विवाह ध्रुव स्वामिनी से करा के रामगुप्त से उसके विवाह की मुक्ति करवा के, जब धर्मगुरु स्वयं रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की विवाह के धर्म के अनुकूल मानते हैं तो ऐसी मुक्ति करा के उन्होंने साबित कर दिया कि एक नारी के जीवन का भी मूल्य होता है। इस प्रकार लेखक ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो विषय वस्तु है उसके माध्यम से लेखक ने संपूर्ण नाटक का ताना बाना इस विशेष ढांचे से बुना है कि सभी घटनाएं सुगठित प्रतीत होती हैं, सभी पात्र जो हैं वो अपना रोल अच्छे से निभाते हैं, भाषा सरल सहज एवं पात्रानुकूल है, संपूर्ण नाटक में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है, अतः प्रस्तुत नाटक रंगमंच के अनुकूल है तथा इसका मंचन आसानी से हो सकता है। बच्चों, इस नाटक के माध्यम से हम देखते हैं, हम विश्लेषण करते हैं कि जो तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसकी समीक्षा हम करते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफल नाटक है, क्योंकि नाटक के तत्वों जो होते हैं उनके आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की सभी घटनाएं जो हैं सुगठित हैं, सुनिश्चित हैं और लेखक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सौउद्देश्यपूर्ण रचना कही जा सकती है।